रेणु रना रना ना काशी, जिसे भारत ही नहीं दुनिया की आध्यात्मिक राजधानी कहते हैं, वह अब अविश्वसनीय रूप से नई करवट ले रही है। भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी काशी। दीम दूम दना दीम दना दीम दूम दना दीम दना दीम दूम दना दीम दूम दना दीम दना उदनी दनी दना दिर दना उदनी दनी दना दिर दना दना दिया ता दीम दूम दना दीम दूम दना दीम दना। 5000 साल से अधिक पुरानी नगरी समझे जाने वाली काशी, जिसकी दक्षिणी छोर से लेकर उत्तरी छोर तक बहती है गंगा, वही काशी अब एक ऐसे सम्मोहक दौर से गुजर रही है जो कल्पना के परे था। ये काम बहुत मेजर हुआ जो कभी सोचा नहीं गया था कि क्या काशी में भी संभव है कि इनर साइकिल को साफ किया जाए, भीतरी जोन को साफ किया जाए। क्या विश्वनाथ मंदिर का एक्सटेंशन हो सकता है? क्या जितने वहाँ पर इलीगल मंदिर के नाम पर दखल है क्या हट सकता है? ये कभी इतिहास में सोचा नहीं गया था। तो ये तो फैक्ट है कि 250-300 सालों में कभी कोई सोचा नहीं होगा कि ऐसा होगा। तो यह एक बहुत बड़ा काम था कि 315 के लगभग एग्जैक्ट कोई नंबर कहीं रिकॉर्ड नहीं है, 315 कहा जाता है। 315 मकान को खरीद करके उनको सपाट किया। सारे गामा मामा गरे गामा पदनी सनी धनी 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 सनी गरे सनी रे सनी धनी सनी गामा मामा गरे सनी रे सरी तुम तना ता। फायदा ये हुआ कि अब पूरा जो 500 स्क्वायर मीटर था अब वो 5000 स्क्वायर मीटर हो गया और घाट तक को जुड़ गया। 3 ब्लॉक हो गए, उसके 2 हाल नुमा खुल गए। तो ये एक बहुत भव्य रचना हुई जो एक अद्भुत काशी के लिए हुई। अब इसमें चाहिए ये था, कमी इसकी ये रही कि आपने 2 घाट को तोड़ करके गंगा द्वार घाट कर दिया, तो ऐतिहासिक तो नाम गायब हो गए। जलाशयन घाट ही गायब हो गया, जहाँ पर सैया के बाद जो ऊपर क्रिया होती तो उस पोर्शन ही गायब हो गया। गंगा द्वार जोड़ दिया आपने मॉडर्न ने। तो होना में चाहिए था कि वहाँ कुछ व्यवस्था होनी चाहिए थी इस तरह से। दीम दूम तना दीम तना दीम दूम तना दीम तना दीम दूम तना तना दीम तना दीम तना ना तना दीम तना दीम तना तना दिया दिया तना तना दीम तना दीम तना तना दिया दिया तना दीम तना तना दिया तना तना दीम दूम तना दीम तना दीम दूम तना। भारत ही नहीं दुनिया की सबसे प्राचीन शहर, भारत की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी दरअसल अब रोज लाखों लोगों के आने से एक बड़ा पर्यटन केंद्र बन गया है। ये धार्मिक शहर अब तेज रफ्तार आर्थिक व्यवस्था बन चुका है। पूरा जो परिदृश्य है जिसको कि हम अर्थशास्त्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, वो पूरा परिदृश्य बदलने लगा। और जब अनेक लोग आने लगे तो उनकी सुविधाओं की दृष्टि से अगर देखें तो फिर ये इकोनॉमिक हब की तरह भी इमर्ज करने लगा। क्योंकि टूरिज़्म भविष्य में जाके, या स्पिरिचुअल टूरिज़्म हो, स्टार्टअप्स हो, ये सब एक लार्जर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉज करते हैं। और जब ये रहेगा तो इससे रिलेटेड ट्रांसपोर्ट आएगा, ये रहेगा तो इससे रिलेटेड हेल्थ सर्विसेज आएंगी, ये रहेगा तो इससे रिलेटेड बिजली, पानी, सैनिटेशन और भी जितनी आवश्यकताएं हैं व्यक्ति की, उन सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी। उससे रिलेटेड दूसरे लोग आएंगे, यानी एक लंबा एग्लोमरेशन, एक चीज़ से दूसरी चीज़, दूसरी चीज़ से तीसरी चीज़, ये स्वयं से शुरू हो जाएगी। और ये सब यहाँ पे बनारस में पिछले 5-6 सालों में ये बहुत तेज़ी से विकसित हुआ है। अब यहाँ खूब खरीदारी हो रही है, बाहर से लोग आ रहे हैं और खर्च कर रहे हैं।
सरकार भी शहर के विकास और सुविधाओं के विस्तार के लिए दिल खोल कर पैसे उड़ेल रही है। इससे शहर की नई पहचान बनकर उभर रही है। आज की डेट में जो ट्रांसपोर्टेशन का यहाँ पे विकास हुआ, फर्स्ट क्लास रोड बनी, भीड़ को मैनेज करने के लिए अब से जैसे नया रोपवे बन जा रहा है, भीड़ को मैनेज करने के लिए कि शहर में वो आए ही ना, तो गंगा के किनारे जो एक कॉरिडोर बनेगा और उससे सीधे आप मंदिरों में दर्शन करने आ सके। बाहर शहर के रिंग रोड बन गया, जिस रिंग रोड से आप मतलब अनगिनत, उसमें एक दो नहीं 50 इस तरीके के रिसोर्ट हैं जिसमें अब शहर के लोग बाहर जाके रह रहे हैं। प्रतिदिन लाखों तीर्थयात्री बाबा विश्वनाथ के दर्शन, गंगा आरती और स्नान के लिए आ रहे हैं, तो इसलिए कि मंदिर अब नए स्वरूप में आ गया है, जहां उन्नत सुविधाएं विकसित की गई, व्यवस्था में कई परिवर्तन किए गए। श्री काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। जो लेआउट के हिसाब से जो चीज़ें बननी थी वो लगभग सभी कार्य हो चुके हैं। अब वर्तमान में चूँकि इसका माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लोकार्पण दिसंबर 2021 में ही किया जा चुका है, तब से और भी तमाम वैल्यू एडेड सर्विसेज जुड़ चुकी हैं, जिसमें श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए तमाम चीज़ें फंक्शनल हो गई हैं। छाया की व्यवस्था हो गई, पेयजल की व्यवस्था हो गई, केबिन फैसिलिटी हो गई। आगे आने वाले समय में अब श्रद्धालुओं से ही संबंधित सुविधाओं को ज़्यादा से ज़्यादा विकास पर जोर दिया जा रहा है, और हम लोग उसको कोशिश करें कि तेज़ी से विकास किया जाए। हमने स्मार्ट सिटी मिशन में जितनी प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो शहर की क्या समस्या है, जो पिलग्रिम्स की क्या रिक्वायरमेंट है टू मेंटेन द स्पिरिचुअल, रिलीजियस, कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ वाराणसी, हम क्या काम कर सकते हैं, इसके जो सिटी को, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को, पब्लिक को और टूरिस्ट को मदद मिलेगा। सो हमारा सारे फोकस जितनी प्रोजेक्ट्स किए हैं, इसके अलावा जो मंदिर के आसपास की जो गली हैं, काशी जो है नैरो गलीज के लिए माना जाता है, तो वो जो 6 गली, जो 6 वार्ड जो है, जो मंदिर के आसपास के इलाका है, इसकी जो बहुत बड़ा समस्या थे वाटर सप्लाई, सीवरेजेस की, वो सब हमने रिप्लेस करके, रिनोवेट करके, हेरिटेज पिक्चर्स और पेंटिंग्स करा करके बड़ा सुंदरता से किए हैं, जो उस मंदिर के आसपास घूमने वाला पिलग्रिम्स को और लोकल सिटीजन्स को भी बहुत अच्छा सा एक एक्सपीरियंस मिलता है। एक टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए इसको कैसे एनहांस कर सकते हैं, अच्छा एक्सपीरियंस, इमर्सिव एक्सपीरियंस, जो लोग आए हैं इनको बढ़िया सा एक्सपीरियंस भी मिले, और सिर्फ ये नहीं है भगवान का दर्शन मिले, तो इसकी अच्छा सा लिविंग एक्सपीरियंस तो मिले। इस तरह के इस डायरेक्शन में हम लोग काम कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी जो जितना अपना बजट है उसको इसी डायरेक्शन में प्रोजेक्ट्स किए हैं। साल से 2014 से जब मोदी जी ने यहाँ इलेक्शन लड़ा है, तो मोदी जी के इलेक्शन के बाद इस शहर की जो एक इमेज थी कि यहाँ लोग मरने के लिए आते हैं, यहाँ लोग जीने के में एक नए अंदाज से जीते हैं, एक नए क्लास कॉन्शियसनेस नहीं है यहाँ पर, वर्ग है बहुत सारे लेकिन वर्ग चेतना नहीं है, अमीर बहुत है लेकिन अमीरी का अंदाज नहीं है, गरीब लोग भी यहाँ है लेकिन गरीबों को पता ही नहीं चलेगा कौन अमीर कौन गरीब है, कौन रिक्शा वाला है कौन सेठ है, ये एक मिजाज इसका है। तो ये एक इमेज इसके पीछे थी। लेकिन 2014 के बाद अब बनारस ने दूसरी करवट ले ली। ये है ही
लेकिन इसके साथ साथ इसने इस दुनिया का सामान भी पैदा कर दिया, इस दुनिया के जीने के अंदाज ही बदल देती है। बनारस अब सारी दुनिया में इसलिए इंट्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ टूरिज़्म है, यहाँ गंगा की अपनी पुराना एक मिथ लेकर आई हुई है, उसका अपनी सिग्निफिकेंस है, शहर का अपना मिजाज है, उसको आप मार्केटिंग भी हो रहा है। तो मोदी जी ने उस पूरा आइडेंटिफाइड ट्रेडिशन, आइडेंटिफाइड संरचना, आइडेंटिफाइड अभिकरणों को, उसमें बुद्धा भी, कृष्णा भी, सब कुछ, कबीर भी, आपके रविदास, ये सब जो है यहाँ अभिकरण है, इन लोगों को एक पैकेजिंग में बनारस को होलिस्टिक संपूर्णता के साथ पेश कर रहा है। भविष्य में जब आपकी अपनी अस्मिता होगी इस हिंदू, उसके बिना पे चाहे आप उसको राष्ट्रवाद से जोड़ें और चाहे उसको इस क्षेत्र की विशिष्टता से जोड़ें, इसकी संस्कृति से जोड़ें, तो यह आपको औरों से भिन्न करेगी, आपको औरों से अलग परिभाषित करेगी। हमारे जो एंटीक हैं, जैसे जो अपने धर्म के बिना पे कुछ हमने बनाया है, अपने लोकेलिटी के बिना पे जो बनाया है, म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट हैं, पेंटिंग है, आर्ट है, गाना है, हमारी संगीत है, इसको हम बेचें, ये क्रिएटिव आर्ट। लेकिन ये चीज़ें जो क्रिएटिव इकॉनमी का और जो बड़ा कॉन्टेक्स्ट है कि जब हम अपने कल्चर से इन सारी चीज़ों को जोड़ते हैं, जिनको हमने कहा कि ये विकसित होंगे और हमारे कल्चर का एक वर्ल्ड लेवल पर उसका एक रिकग्निशन होगा, हमारा एक परिचय होगा, यानी हमारा अहंकार का रियलाइजेशन होगा। काशी, वाराणसी और बनारस ऐसे जादुई नाम हैं जिसके सम्मोहन में न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व के लोग खींचे चले आ रहे हैं। भक्ति की कामना में, आध्यात्म की आशा में, मन की शांति के लिए। I think it's a very beautiful place and I was always very excited to come here. I think you can feel, I feel that people come here with a lot of faith to share their beliefs and to connect together, and also for religious purposes. So you can feel that energy a lot, and it's nice to be part of it. And I'm still trying to understand more about what I feel because I just arrived like 2 days ago and I'm a bit sick. Actually, sitting here, I felt the most since I arrived here because I felt like you have to calm down before you can observe things and feel things. So it was nice just watching the people, everyone just be themselves and doing what they want to do, and you can just be part of it. So I think it is a very high energetic place, but it's because the people make it a high energetic place. So श्री काशी विश्वनाथ धाम के अपने पूरे कलेवर में उभर कर आ जाने के बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए भारत के कोने कोने से शिव भक्त वाराणसी में चले आ रहे हैं। बाबा का एक दर्शन पाने के लिए कड़ी धूप की परवाह किए बगैर लंबी लंबी लाइनों में भक्तगण घंटों खड़े रहते हैं। एक काम करने का है, जो भी दर्शन की लंबी लाइन होती है ना, उसमें मेरा सुझाव है कि बूढ़े आदमी को अलग लाइन करे और मुझे नहीं उसके दर्शन को बूढ़े वाले को कोई तकलीफ नहीं, बहुत हम वापस आए बिना दर्शन के वापस आए सब। तो बूढ़े आदमी उसका अलग लाइन बनाता है दर्शन के लिए, काशी विश्वनाथ का, और दूसरे का अलग, ऐसा हमारा सुझाव है। 13 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया था। जो श्रद्धालु 2021 के पहले बनारस आए थे, वे अब विश्वनाथ मंदिर का विशाल, भव्य और दिव्य स्वरूप देखकर हतप्रभ हो जाते हैं। मंदिर से अब सीधा रास्ता गंगा तक जाता है। विश्वेशं माधवं ढुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानी मधुकर्णिकां गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। गंगा माता की जय। श्री राम। पहले जब हम आते थे तो देखते थे कि यहाँ वहाँ से छोटे छोटे गलियों में से गुजरना पड़ता था। अभी हमारे माननीय मोदी जी ने इतना अच्छा काम कर दिया है भक्तजनों के लिए, श्रद्धालु जनों के लिए, कि आप आसानी से आप विश्वनाथ जी का दर्शन करके गंगा तट तक आ सकते हैं। पहले गंगा जी से विश्वनाथ तक पहुंचने के लिए कम से कम 10-15 गलियों से गुजरना पड़ता था। अभी एक ही रास्ते से आप विश्वनाथ कॉरिडोर से आप आसानी से विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए जा सकते हैं। स्वच्छ गंगा, जो हम 20 साल पहले आए थे तब तो यहाँ मतलब पैर रखना भी मुश्किल था, इतना गंदगी होती थी, या फिर कुछ बहा देते थे लोग, या फिर ऐसा कहा जाता है कि मुर्दों को, शवों को इधर छोड़ा जाता था ऐसे ही। अभी ये सब कुछ बंद हो चुका है। ये काशी बिल्कुल नई है, जिसे तीनों लोक से प्यारी काशी कहते हैं। वो आज तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों से पटी पड़ी रहती है। चाहे मंदिर के आसपास के क्षेत्र हो, चौक हो, या गोदलैया, या दशाश्वमेध घाट, या फिर 80 घाट। लेकिन काशी क्योटो नहीं बन पाई। पीएम नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव लड़ने और जीतने के बाद जब प्रधानमंत्री बने तो कुछ माह बाद जापान गए। जापान के सांस्कृतिक शहर क्योटो से वे खासा प्रभावित हुए थे और काशी को क्योटो की तरह बनाने की बात कही थी। आधुनिकता बहुत जरूरी है, आधुनिक विकास जरूरी है, लेकिन इस कास्ट पर नहीं कि हमारी प्राचीनता को वैल्यू कर, लेकिन प्राचीनता के वैल्यू को इस रूप में जोड़ा जाए। और उसका सबसे सुंदर उदाहरण क्योटो है। काशी क्योटो में जो मेन फैक्ट हुआ उसका कुछ भी नहीं हुआ। जैसे वहाँ भी नदी पवित्र है तो कहीं से आप ऐसे जल पी सकते, इतना शुद्ध है। तो वो भी लगभग 13वीं शताब्दी का शहर है। ये 18वीं शताब्दी में विकास किया गया, लेकिन ये 8वीं शताब्दी से शहर है। यहाँ की नदी गंगा पवित्र है, वहाँ क्यों नदी पवित्र है। यहाँ जो है सारनाथ, उनका भी नारा है, उस तरह से बुद्धिस्ट साइट है। तो इतनी सिमिलरिटी है दोनों में। लेकिन वहाँ के मेंटेनेंस की सबसे बड़ी खासियत है वहाँ की जनता इस तरह से जागरूक है कि विकास में जुड़ी सरकारी तंत्र नहीं करता वहाँ काम, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन करती हैं, सोशल जो बनी हुई है, और सरकार पीछे से सपोर्ट करती है। यहाँ हम करते कुछ नहीं, सब सरकार पर दावा ठोकते हैं। तो यह जो ड्रीम था उनका बहुत अच्छा ड्रीम था, लेकिन प्रयोग में तो हुआ नहीं। नजरिया लागे नहीं कहीं, ओ नजरिया लागे नहीं कहीं। देखिए, बनारस बदल तो रहा था, लेकिन बनारस अब बिकने लगा है। ये मूल अंतर आ गया है। जो आध्यात्मिक आत्मा थी, आध्यात्मिक ओज था, जो आध्यात्मिक गहराई थी काशी की, वो कहीं ना कहीं कलेवर में आ चुकी है। और जहाँ तक बाबा विश्वनाथ के प्रांगण कॉरिडोर का प्रश्न है, तो उसको लेके कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से उसका व्यवसायीकरण कर दिया गया और लगातार लोगों का झुंड, लाखों लोग का आना, लाख लोग का रोज आना, लाख लोग का रोज जाना, इस कारण जो मूल काशीवासी हैं उनको समस्या का सामना करना पड़ा।
जहाँ तक काशी और बाबा विश्वनाथ के संबंध की बात है, काशी बाबा विश्वनाथ को अपना अभिभावक समझती है। जैसे हमारे घर में माता पिता बुजुर्ग रहा करते हैं, उस तरीके से बाबा विश्वनाथ से उनका संबंध रहा है, तो उस तरीके से उनकी संवाद अदायगी हुआ करती थी। आज क्या काशी वाले कहीं ना कहीं इस बात को लेकर मर्माहित थे कि बाबा हमसे थोड़ा दूर होते जा रहे हैं, हम उनसे उस तरीके का संवाद नहीं कर पाते जैसे हम लोग किया करते थे। अरे अध्यात्म तो अपनी जगह है, वह व्यवसायीकरण हो गया और काशी जिस तरीके से टूरिज़्म का स्पॉट बनता जाता है, जो पर्यटन का केंद्र बनता जा रहा है, ये थोड़ा जो यहाँ की मूल आध्यात्मिक आत्मा थी, आध्यात्मिक आवाज़ थी, उसको कहीं ना कहीं दबाने की बात हुई। नजरिया लागे नहीं कहियो, नजरिया लागे नहीं कहियो, लागे नहीं कहियो, लागे नहीं कहियो। रहना जो दूसरे लोग आ रहे हैं टेम्परेरी, जिनको कि मंदिर के आसपास जाना है, और जो भीड़ से थके हुए दूसरे लोग हैं शहर के, वो शहर के बाहर जा रहे हैं, तो बिजनेस शहर के बाहर विकसित हो रहा है। जो नई नई लोकेलिटीज़ हैं वो बाहर डेवलप हो रही हैं, नए नए आउटलेट्स बाहर डेवलप हो रहे हैं। तो इस प्रकार से शहर का एक मेजर एक्सपेंशन और इकोनॉमिक टर्म्स में एक्सपेंशन है। तो छोटे सिस्टम से ये इस तरीके का है कि जैसे कि किसी स्थिर पानी में आप एक कंकड़ मारते हैं, तो एक से दूसरी जो रिपल्स हैं वो पैदा होंगी और फिर फाइनली वो एक बहुत बड़े परिवर्तन का, उसमें जितनी वो उस पानी में उस परिवर्तन का कारण हो सकता है। ठीक वही घटना है कॉरिडोर का विकास। अपनी काशी को नए रूप में देखकर काशीवासी अचंभित हैं। ये किसी सपने से आभास देता है, लेकिन हकीकत बन चुकी इस काशी को लेकर अब उनका नज़रिया बदल गया है। ज़िंदगी के प्रति विश्वास, अपनी पहचान के प्रति विश्वास, सब बदलता सा लग रहा है और बनारस के लोग इस नए परिवेश का आनंद उठा रहे हैं। ये जो परिवर्तन आया है कि इन चीज़ों को जो अखंड अखंड लग रहे थे तो वो अंदर दूसरी लेयर में तो बराबर एक जैसे थे, चाहे वो भक्ति मूवमेंट के हीरोज़ थे या उससे पहले बुद्धिज़्म के जो आकाई थे या उसमें हिंदुइज़्म के जो मानने वाले थे, या जो गोस्वामी बिजनेस कम्युनिटीज दी थी कि कॉरिडोर भी था ईस्ट और वेस्ट का। तो ये इस तमाशे को एक किस्म के मार्केटिंग के लिए इस दुनिया और दूसरे दुनिया को मिलाकर, वक्त के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को मिलाकर एक पैकेजिंग के तौर पर मोदी जी ने मैं समझता हूँ कि यहाँ लोग अब बिजनेस करने भी आ रहे हैं, यहाँ लोग पैसा कमाने भी आ रहे हैं, यहाँ लोग ज़िंदगी को मज़ा लेने के लिए भी आ रहे हैं। यहाँ टूरिज़्म भी है, होटल्स भी है, एंटरटेनमेंट भी है, एंगेजमेंट भी है। एंगेजमेंट और मीनिंग का एक मिश्रण भी यहाँ पर है और पुराना मिजाज जो बनारस का है वो भी है। इसलिए मैं समझता हूँ इसकी पैकेजिंग है और उस पैकेजिंग की वजह से बनारसियों को एक नई आइडेंटिटी का भी अनुभव हो रहा है, अपनी नई पहचान को महसूस कर रहे हैं कि शायद लोग हमें एक नए ढंग से देखते हैं। ये हमें इस तरह से नहीं देखते हैं कि लोग पर्याप्त के लिए, दूसरी दुनिया के लिए, मोक्ष के लिए यहाँ जी रहे हैं, बल्कि ये लोग कुछ इस दुनिया के भी परिवर्तन के लिए कर्मशील है। तो ये जो नया आइडेंटिटी बनारसी को लग गया कि दैट पीपल वॉच अस, पीपल ऑब्जर्व अस, पीपल वांट टू नो अबाउट अस एंड पीपल आर कमिंग विथ क्यूरियोसिटीज, हु इज बनारसी, व्हाट इज बनारस। जब कुछ बड़ा होता है, कुछ बहुत ज़्यादा होता है, कल्पनातीत होता है, तो साथ में कुछ नकारात्मक चीज़ें भी आती हैं। बनारस की गंगा आरती देखने के लिए हज़ारों लोग सुबह शाम उमड़ते हैं। दशाश्वमेध घाट और अस्सी घाट पर खासकर
शाम को तो तिल रखने की जगह नहीं होती। बनारस आने वाला हर व्यक्ति गंगा आरती में शामिल होता है और काशी की आध्यात्मिकता का बोध करता है। स्वयं को उस समय होने वाले जयघोष में शामिल होता हुआ पाता है। आज काशी की गंगा के घाट दर घाट पर गंगा आरती कराने की प्रतियोगिता चल पड़ी है। लेकिन क्या आज गंगा आरती बाजारीकरण का शिकार हो गई है? नहीं तो क्या कारण है कि 80 घाट पर जब गंगा आरती होती है तो वहाँ उस समय बड़ी LED स्क्रीन पर विज्ञापन चलते हैं? क्या कारण है कि गंगा आरती के लिए भी विशेष लोगों को विशेष सुविधाएं दी जाती हैं? गंगा आरती गंगा पूजन का एक भव्य स्वरूप है। ठीक है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए, जिसमें गंगा पूजन का सबसे बड़ा महत्व है, उसका एक पार्ट है गंगा आरती। गंगा आरती लगभग करीब 80 घाट पे 22-23 सालों से चल रही है और काशी में ये लगभग 35 सालों से आई है गंगा आरती। ये हरिद्वार का एक आरती तर्ज पे देख करके फिर काशी में आरती शुरू हुई, मगर काशी की आरती आज के समय में सबसे ज़्यादा महत्व रख रही है बाकी जगहों की आरतियों से। एक समय था कि भाई घाटों का सबसे बड़ा परिचय पंडा थे, मगर आज के समय में घाटों का परिचय पर्यटन के कारण गंगा आरती हो गया है। आप दशाश्वमेध की आरती देख लीजिए, चाहे 80 घाट की आरती देख लीजिए, इन जगहों पे आज के समय में घाटों का सबसे बड़ा परिचय अगर है तो वो आरती है। रेणु रना रना ना रेणु। तो गंगा आरती आज के समय में भाई 80 घाट हो रहा है, दशाश्वमेध घाट हो रहा है और अन्य तमाम घाटों पे लोगों ने इसको शुरू कराया है। मगर आपको मैं बता दूं कि आरतियों में इस समय हो क्या रहा है। आरतियों में इस समय धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रा हो गई है। ये शादियों में होने लगा है, जिसका कोई मतलब वो नहीं है, कार्य नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो आरती करा रहे हैं। और वो आरती कब शुरू कर रहे हैं, कब बंद कर दे रहे हैं, इसका भी कोई निश्चित वो नहीं है। तो मेरा एक सवाल है भाई कि आप अपने घरों में क्या कोई जब कोई देहांत कर जाता है या कोई अशुभ कार्य हो जाता है तो क्या उस समय भी लोग मोहल्ले से या बगल के पंडित से बुला के अपने घरों की आरती कराते हैं? भाई पूजन कार्य है वो कभी रुकता नहीं है, कोई मर जाए जी जाए, वो पूजन निरंतर चलता रहता है। मगर आरतियों का हाल आज के समय में ये है, उसको जब न जहाँ चाहे वहाँ लोग शुरू कर दे रहे हैं, जब चाहे उसको जहाँ बंद कर दे रहे हैं, शादियों में करा रहे हैं, तमाम जगहों पे कर रहे हैं। अविरल बहती गंगा की नीरवता अब अनगिनत नावों, बोटों और क्रूज की रफ्तार से टूटती रहती है। गंगा में नाव बोटों का अंबार लगा है। तीर्थयात्रियों पर्यटकों की संख्या बढ़ी तो नावों की संख्या भी बढ़ गई। स्पीड बोट चलने लगे, समंदर से निकलकर गंगा में क्रूज भी आ गए। बनारस जिन चीज़ों से बनता है वह यहाँ की उत्तरायण की गंगा है जो अर्धचंद्राकार है, जो विंध्याचल के पहाड़ से टकराकर बनारस नगर में प्रवेश करती है और वह उत्तर दिशा में होने के कारण धीमी हो जाती है। इसी कारण से 5000 वर्ष पहले यह शहर बसा और इतना भव्य शहर हुआ। अगर गंगा यहाँ सीधे उत्तर से दक्षिण की दिशा में होती तो यह शहर विकसित नहीं हो पाता इस तरह से। तो पहली बार उस गंगा के साथ छेड़छाड़ का विकास हो रहा है। मसलन गंगा, जो बनारस की गंगा है वो भारतीय और हिंदू समाज में एक पवित्र नदी के रूप में जानी जाती है, मिथक के रूप में भी, मुक्तिदायिनी भी मानी जाती है। लेकिन आज गंगा को लगभग विलासिता के रूप में ढाल दिया गया है। ता
और पेट्रोल की नाव चला दी। तो गंगा आप कह रहे हैं कि पॉल्यूशन फ्री कराएंगे, तो ये पॉल्यूशन फ्री हो रहा है, मर तो गए वहाँ कितने जीव, उसमें से कई मछलियाँ तो गायब हो गई। तो ये क्या किया आपने? तो कह रहे कि टूरिज्म को फिर आपने क्रूज चलवा दिया। तो क्रूज लोग रोम जाकर देखें, गोवा में जाकर देखें कि बनारस में क्रूज देखें जी। हमारे यहाँ साहित्यकारों ने, कलाकारों ने गंगा को पर अनेक कविताएं लिखी हैं और उन छंदों में, कविताओं में गंगा मुक्तदायिनी है, गंगा जीवन देने वाली है, गंगा माँ है। हमारे यहाँ जगन्नाथ दास रत्नाकर हुए, भारतेंदु हरिश्चंद्र हुए, उन्होंने गंगा को मुक्तिदायिनी के रूप में लिखा। गालिब स्वयं आए यहाँ और गालिब ने गंगा पे पूरे नगर पे एक पूरी किताब लिख दी चिरागे दैर नाम से। वे गंगा पर अनेक शेर लिखते रहे फारसी में और उन शेरों का जो निष्कर्ष है वो ये है कि किस तरह से गंगा एक सौंदर्य की नदी है, गंगा जीवन देने वाली है, गंगा के कारण ही बनारस शहर परंपरा का, महानता का, धीमेपन का शहर है। वो सारी चीज़ें अब बिखर गई हैं और एक ग्लोबल किस्म का डेवलपमेंट हो रहा है। भारत के विभिन्न प्रांतों से हर दिन लाखों लोग आस्था और भक्ति की डुबकी लगाने काशी आ रहे हैं, आध्यात्मिकता की खोज में आ रहे हैं। इससे बनारस का बाजार अकल्पनीय रूप से बढ़ रहा है। लोगों की भीड़ इतनी कि रहने के लिए होटल नहीं मिल रहे, रात सड़कों पर गुजारने पड़ रहे हैं। टूरिज्म सेक्टर से जुड़े लोग बताते हैं कि बनारस में तत्काल 600 कमरों की ज़रूरत है। जब से प्रधानमंत्री जी यहाँ पे सांसद हुए काशी से, और उसके बाद जब विकास का पिटारा खुला तो काशी के पर्यटन का भी विकास होने लगा। कोविड के काल में जितनी पर्यटन से जुड़े हुए उद्योग में काम करने वाले लोग जितना दुखी थे, उतना ही दूने उत्साह के साथ, दूने लाभ के साथ आज पर्यटन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। काशी का सभी आज होटलों की स्थिति ये हो गई है कि कमरे नहीं मिल रहे हैं। लोग घरों में पीजी, पेइंग गेस्ट के रूप में, या B&B का जो कॉन्सेप्ट है होटल में रुकने का, उस कॉन्सेप्ट के तहत लोगों को रोकते हुए यहाँ पे जीविकोपार्जन कर रहे हैं और पर्यटकों को सुविधाएं दे रहे हैं। रोजगार की संभावनाएं बढ़ी, पर्यटकों का कई गुना केवल विश्वनाथ कॉरिडोर के बन जाने से जो पूरे विश्व में एक वाराणसी की नई छवि उभर के आई है। आज काशी में अब तो ये विचार करना पड़ेगा, जिस हिसाब से पर्यटकों की वृद्धि हो रही है, कि इसकी कैरिंग कैपेसिटी को भी हम लोग ध्यान दें। जितनी काशी की क्षमता है उतने ही टूरिस्ट को आने दें, नहीं तो आने वाले समय में जिस हिसाब से पर्यटन का ग्रोथ हो रहा है उस हिसाब से दूसरी निगेटिव चीज़ें भी आनी शुरू हो जाएगी। हमको बैरियर लगाना पड़ेगा काशी में आने वाले लोगों के लिए। श्री काशी विश्वधाम विकास ने बनारस की पूरी तस्वीर बदल कर रख दी है। शहर का विस्तार अब दूर दूर तक हो रहा। नए नए लोग, नई नई संस्कृतियाँ काशी के लोगों के साथ घुल मिल रही है। तो इससे शहर कितना बदल जाएगा, काशी वासी कितने बदल जाएंगे, काशी का मिजाज कितना बदल जाएगा। तात्कालिक रूप से टूरिज़्म बढ़ेगा, स्पिरिचुअल टूरिज़्म, नेचुरल टूरिज़्म, सामान्य ऐतिहासिक टूरिज़्म, इको टूरिज़्म,
रूरल एरिया में जाके लोग रहना शुरू करें, भारतीय रहने की पद्धति देखना शुरू करें, यानी टूरिज़्म के जितने एस्पेक्ट हैं वो सब रियलाइज हों। इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो तो सीधे से ये सब चीज़ें तो वह जो कि सामान्य रूप से दिखाई देंगी, लेकिन इसका जो सूक्ष्म पक्ष है कि हमारे संस्कृत का फिर से पुनर्जागरण काल, इसको आप समझिए, पुनर्जागरण होगा। और यह संस्कृति, यहाँ से जो चीज़ें आप उत्पादित करेंगे, आपने सुविधाएं बहुत बढ़ा दिया, जो चीज़ें उत्पादित करेंगे उस पर इस संस्कृति का ट्रेडमार्क होगा और उसके नाते वो विश्व में एक मार्केट पाएगा। और तो अगर विश्व में इसी तरीके से आपको ग्रो करना है तो आपको दूसरों से भिन्न अपनी तकनीकी, अपनी संस्कृति, अपना विकास, सब चीज़ों को जोड़ के चलना पड़ेगा और दूसरों से अलग आपको अपनी आइडेंटिटी बनानी है। और ये जितनी प्रयत्न हो रहे हैं ये उस लार्जर कॉन्टेक्स्ट के लिए है। सारे गा मा गा रे गा मा दा नी सा नी दा नी दा नी दा सा नी दा नी सा रे गा रे सा नी रे सा नी दा नी सा नी गा मा गा रे सा नी रे सा रीम दोम दा ना दा रीम दोम दा ना दीम दोम दा ना दीम दोम दा ना। पहले पर्यटन जो है उसकी ना भी आस्था में थी, अब जो पर्यटन है वो विशुद्ध पर्यटन बनकर सामने आया है। समय के साथ साथ चीज़ों में, लोगों के सोचने, पैसा खर्च करने के तरीक़ों में परिवर्तन होते हैं। ये वैसा ही एक परिवर्तन है। बनारस की आदत है चीज़ों को बहुत सहज भाव से स्वीकार करने की। अगर जो ज्ञात इतिहास है वो 3000 साल पुराना भी है तो ऐसे न जाने कितने परिवर्तन बनारस में देखे होंगे। जैसे कहें कि 10 लोग आ रहे हैं, अब वो एक ड्राइव हो गया, सारे लोग आ रहे हैं और सारे लोग इससे अपने को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब आप अपने को कि हम वहाँ जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं या मंदिर जा रहे हैं या हम पूजा कर रहे हैं, इससे आप अपने को इन्फीरियर नहीं करते, यानी आप कॉलोनियल जो मानसिकता है उससे मुक्त हो रहे हैं और अपने को रियलाइज़ कर रहे हैं। तो यह एक इसका लार्जर कॉन्टेक्स्ट है और इससे भविष्य बहुत अच्छा होगा, ऐसा हमें लगता है। अगर राजा दिवोदास की काशी को प्रमाण माने और राजघाट के पास हुए पूरा तात्विक उत्खनन को, तो बनारस तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जितना पुराना है, सिंधु नदी घाटी की सभ्यताओं जितना। तो ऐसे परिवर्तन होते रहते हैं, वैसा ही एक परिवर्तन है। मंदिर का स्वरूप निखर के सामने आया है तो लोग ज़्यादा आ रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा कि मंदिर पुराना हो जाएगा, तो ये नहीं कि लोग कम आने लगेंगे, बल्कि ये ज़्यादा आमद की आदत पड़ जाएगी बनारस को। तो बहुत सहज भाव से, बहुत नैसर्गिक तरीके से इस विस्तार का स्वागत करने की मनस्थिति में हूँ मैं। शताब्दियों से दुनिया बदलती रही, साम्राज्य टूटते रहे, बिखरते रहे, सम्राट आए गए, देश बने, टूटे और बिखरे और जुड़े, शासक और तानाशाह इतिहास के पन्नों में दफन हो गए, लेकिन काशी है और रहेगी जब तक गंगा की अविरल धारा है। यहाँ से आध्यात्मिकता की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई मनुष्य के उदास मन को रोशनी से भरती रहेगी और जीवन का नया स्वाद मनुष्य उसी उल्लास से लेता रहेगा जैसे एक निश्चल शिशु खिलखिलाता है। ये जो काशी है ना, ये तो अनादिकाल से है, यह अनवरत है। मैं रहूं न रहूं, दुनिया रहे न रहे, लेकिन काशी तो अपने स्थान पर रहेगी, दुनिया तो अपने स्थान पर रहेगी। परिवर्तन यह हुआ है ज़रूर कि लोग जागृत हुए हैं यहाँ आने के लिए और काफ़ी संख्या में हम गंगा का, बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर रहे हैं, सुबह बनारस का आनंद ले रहे हैं। यह तो है, लोगों के प्रति जागृत हुई है, लोग आ रहे हैं। चीज़ें कॉमर्शियल हो जाती हैं जब वहाँ पे वाणिज्य किया कि कहते हैं कि अर्थ का आदान प्रदान जब चालू हो जाता है तो स्वाभाविक रूप से परिवर्तन आता है। तो जहाँ तक आर्थिक स्थिति की बात है कि बनारस में जितने उद्योग हुआ करते थे, साड़ी उद्योग ले लीजिए आप,
पर्यटन उद्योग लीजिए, टूरिज़्म लीजिए, नाव चलाते हैं केवट लोग, उनका उद्योग लीजिए, आने जाने ट्रांसपोर्टेशन का जो लोग काम करते हैं उनका उद्योग लीजिए, होटल वालों का लीजिए, हर एक के उद्योग में भयंकर इजाफा हुआ है। यहाँ पे इस तरीके से एकाएक ऐसा क्राउड बढ़ा गया है जो कि कहीं ना कहीं अनियंत्रित होता जा रहा है। यहाँ बनारस में आवागमन तो रुकना संभव नहीं है, आएंगे ही लोग। अब इस तरीके की वर्ल्ड वाइड मार्केटिंग इसकी हो चुकी है। मोदी जी हर मंच में काशी का नाम लेते हैं, लोग आकर्षित हो रहे हैं, बनारस में आ रहे हैं। वैसे भी काशी विश्व की, देश की आध्यात्मिक राजधानी हुआ करती थी, अब वो प्रखरता में पूर्ण रूप से अपने प्रभाव में आकर के दुनिया के समक्ष आ चुकी है। तो लोगों का आकर्षण स्वाभाविक से बढ़ना बढ़ना है और बढ़ता ही रहेगा ये। लेकिन उसके लिए समुचित व्यवस्था करना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उतना बड़ा काशी में स्पेस नहीं है कि लाखों लोग आए, लाखों लोग चले जाए। आज लोगों को रहने को जगह नहीं मिलती। अगर होटल मिलता है तो अगले दिन बोल देते हैं भैया कि छोड़ के चले जाइए। रना अगर पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था जिस तरीके से उत्साहपूर्ण है, इसको देखना है, इसका एग्जाम्पल देखना है, तो हम इसको बनारस में देखते हैं। आज की डेट में हिंदुस्तान विश्व स्तर पर आर्थिक रूप से, दर्शन के बिना पे यानी ज्ञान के रूप से, इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है उसके बिना पे जितनी चीज़ों में इसकी स्थिति है, उन सब के लिए आप देखिए यहाँ पे उसका एक एग्जाम्पल आपको बनारस में दिखाई देगा कि कैसे ये इंडिया रियलाइज करता है। नजरिया लागे काशी में बदलाव बहुत ज़बरदस्त है। इस बदलाव की कोई तुलना नहीं की जा सकती है। कभी हम लोग जब काशी आते थे तो एक डिस्कशन होता था कि क्या किसी तरह से भगवान बाबा के दर्शन के लिए, बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए क्या कुछ परिवर्तन नहीं किया जा सकता है कि जो बाहर से जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनका दर्शन आसान हो जाए। मोदी जी ने कार्य किया, दर्शन आसान हुआ। आज मैं पढ़ रहा हूँ बार बार कि काशी को पर्यटक नगरी के रूप में विकसित किया जा रहा है, लेकिन आप अगर कभी ये सोचिए कि इसका जो प्रभाव है वो सिर्फ काशी तक नहीं है, इसका प्रभाव प्रयागराज, चित्रकूट और अयोध्या, इन तीनों जगह पे आज की तारीख में परिलक्षित हो रहा है, पूर्णतः परिलक्षित हो रहा है। तो एक जो ग्रोथ है वो पूरा का पूरा समग्र रूप से पूरे पूर्वांचल में उसका आपको परिलक्षित हो रही है, ये एकदम साफ स्पष्ट है। Here because of the people to come here, not only as I say for the, it's beautiful to be here, but also you know the Ganges is everywhere, right? It's not only going through Varanasi. So I think when the humans create a beautiful place where they come to worship, you can feel that. When many people pray together, you feel that also. So that creates another kind of place where you can share that energy and the love and faith.